$300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अंबानी साहब से अमेरिका में, वो भी रिलायंस की जो रिफाइनरी है वो वहां पर अमेरिका में लगेगी। $300 बिलियन। ये फिगर तो कोई मानता नहीं है, बट इन एनी केस अगर ट्रंप ने बोल दिया और वो ये मानता है तो भैया हमको क्या फर्क पड़ता है। $300 बिलियन इट इज। बात करते हैं पथिकृत भाई से, व्हाट्स इनसाइड दिस डील। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। देखिए, इस जो अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने $300 बिलियन का कोई एक टेक्सास में ब्राउन्सविल में रिफाइनरी एक सेटअप करने के बारे में, तो उसमें उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम लिया है। बट अभी तक एज ऑफ येट मुझे नहीं दिखा रिलायंस की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऑन दिस इशू। तो वो $300 बिलियन का जो रिफाइनरी है वहाँ $300 बिलियन पूरा ही रिलायंस इन्वेस्ट करेगा, या वेदर दे आर अ कंसोर्शियम पार्टनर जहाँ पे 3-4 और भी प्लेयर्स हो सकता है, दैट वी डोंट नो। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट रिलायंस क्यों क्यों रिलायंस इज वन ऑफ द प्रेफर्ड ऑप्शंस एंड प्रेफर्ड पार्टनर। इसका 2-3 कारण है। एक तो है कि रिलायंस की जो जामनगर की फैसिलिटी है वो इस तरह से बनाया गया है कि उनकी अभी एक एक्सपर्टीज हो गई है इन रिफाइनिंग व्हाट इज कॉल्ड बॉटम ऑफ द बैरल क्रूड ऑयल। मतलब सबसे जो हेवी क्रूड होता है, जो बहुत सावर क्रूड होता है, उसको वो रिफाइन कर देता है, चाहे वो ईरान की हो, वेनेजुएला की हो। तो देर इज अ पैरामीटर जिसको कहा जाता है नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। तो उससे वो पता चलता है कि एक जो रिफाइनरी है वो एकदम सिर्फ लाइट एंड स्वीट क्रूड, जो बेसिकली वो जो क्लासिफिकेशन होता है लाइट एंड स्वीट क्रूड जो होता है वो सबसे बेहतर क्रूड होता है, जिसमें बहुत ज्यादा रिफाइन की जरूरत होती नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी वहीं पे जरूरत होती है जहाँ पे आपके हेवी एंड सावर क्रूड होता है। तो वो नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स उसी को जज करता है, जिसमें इनका रेटिंग जो है, वो इनका जो इंडेक्स में उनका जो marks is almost like 21.1, which is like it's an excellent refinery. So रिफाइनरी में इन लोगों ने इतनी एक पारदर्शिता अचीव कर लिया है ग्लोबली कि दे आर वेरी वेल नोन फॉर दैट। अब जो टेक्सास में रिफाइनरी सेटअप किया जा रहा है, ये प्राइमरीली कहा जा रहा है इट्स फॉर द शेल ऑयल जो है उसके वजह से। एंड बट हो सकता है इसमें वेनेजुएला का भी ऑयल भी रिफाइन हो सकता है। That is also a possibility. So both the possibilities are there. And generally, US is one of the biggest consumers of crude oil या फिर refined oil आप बता सकते हैं in the world। लेकिन उनकी रिफाइनिंग जो कैपेसिटी है उसमें ज्यादा इजाफा हुआ नहीं पिछले 40-50 साल में, वो ट्रम्प खुद बोल रहा है। एंड सेकेंडली, उनके जो रिफाइनरीज है दे आर बेसिकली मेंट फॉर इम्पोर्टिंग, फॉर रिफाइनिंग इम्पोर्टेड क्रूड जो थोड़ा लाइट एंड स्वीट है। सो रिलायंस का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। एंड आई थिंक इसमें आई एम श्योर रिलायंस कोई ऐसा वैसा कंपनी नहीं है, इट्स अ ह्यूज कंपनी। इनके ग्रॉस टर्नओवर अगर देखेंगे तो $130 बिलियन का है टोटल एसेट, मतलब 260-70 बिलियन डॉलर का होगा। सो इनके साथ आई एम श्योर बातें काफी टाइम से चल रहा था इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि कल ही बात हुआ और आज अनाउंस हो गया। एंड सेकेंडली, हाउ इट बेनिफिट्स इंडिया, दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क। एक तो है कि यू कैन से कि रिलायंस इज एन इंडिविजुअल प्राइवेट एंटिटी, वो कहाँ इन्वेस्ट करे दैट इज देयर चॉइस। बट जब आप बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो बियॉन्ड योर कंट्री, सो वहां पे इसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरह देखा नहीं जाता है। दैट इज डिफाइंड एज अ एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट। कोई भी प्राइवेट कंपनी को बाहर एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट ही माना जाता है। जैसे कि अगर आप बोइंग या लॉकहीड मार्टिन की बात करें, यू विल ऑलवेज टर्म देम एज ए यूएस कंपनी। यू विल नॉट से कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके साथ यूएस का क्या रिश्ता है। सो दैट गिव्स यू, अगर $300 बिलियन में मान लीजिए, मुझे पता नहीं है, मान लीजिए इवन इफ 1/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बीइंग डन बाय रिलायंस, तो अगर वो $100 बिलियन है या $150 बिलियन है, सो इस तरह का इन्वेस्टमेंट अगर वो करते हैं वहां पे, या हो सकता है पूरा $300 बिलियन ही ये कमिट कर रहा है, दैट गिव्स यू ट्रिमेंडस लेवरेज इन द अमेरिकन मार्केट। एक तो है अमेरिका में कंजम्पशन ऑफ ऑयल इज वेरी हाई, सो यू आर गेटिंग अ स्टेक इन दैट। सेकेंडली, आपका वो टैरिफ वैरिफ का जो भी इशू चल रहा है सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो हाँ कहने के लिए टोकेनिज्म बहुत कुछ होता है, बहुत टोकन स्टेटमेंट्स इधर उधर में दिया जा रहा है।
But if you see what India has done in the last few days, एक तो है दिस इज अच्छा, ऐसा नहीं कि रिलायंस का अगर यहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट का कोई इन पे इसमें रोल नहीं है. There's a lot of deliberations, there are a lot of meetings they have that must have happened, and ensuring कि वहाँ पे क्या क्या क्लियरेंस इंडिया की तरफ की अगर कोई जरूरत हो तो those are given. This it is clear कि अगर आपके देश की इतना बड़ा कंपनी बाहर एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिसका बहुत एक स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है तो इनवेरिएबली गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व. ये एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है. सो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ लेवरेज क्योंकि आपके वो डाउनस्ट्रीम में एक तो यू विल जनरेट लॉट ऑफ रेवेन्यूज, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन होगा. सेकंड, इट विल गिव लेवरेज. यू विल गेट अ स्टेक एंड अ होल्ड इन द अमेरिकन ये जो ऑयल मार्केट है. और अमेरिकन जो गाड़ियां होते हैं ना, दे आर बेसिकली अमेरिकन जो कार्स होते हैं वो कभी फ्यूल एफिशिएंट होते नहीं है. मोस्ट ऑफ द अमेरिकन कार्स आर फ्यूल गाजलर्स. वो क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम कभी था ही नहीं. ऑयल वाज नेवर अ प्रॉब्लम. दे हैड दैट पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट. तो इनके जितने बड़े बड़े वो तो प्राइवेट में भी लोग हम भी खरीद के चलाते हैं वहां पे. इज अ फ्यूल गाजलर्स एंड दे नेवर थॉट कि एक से ज्यादा गाड़ी की जरूरत नहीं है. ये ऐसा तो है नहीं. वहाँ 4 5 6 7 गाड़ी एक एक फैमिली में होता है. तब फ्यूल गजलर्स होते हैं. सो देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर फ्यूल एंड यू आर इफ यू आर सेटिंग अप अ रिफाइनरी विद ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स. और एक चीज लेट्स बी वेरी क्लियर, अमेरिका में कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करता है मोर और लेस दैट इन्वेस्टमेंट रिमेन सिक्योर. ऐसा नहीं कि कोई कल हड़प लेगा बिकॉज उनके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है. अगर किसी को पता है इसके बारे में दे विल नो देयर लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट. ऐसा नहीं कि कल कोई गवर्नमेंट ऑफ यूएस टेक ओवर कर, वो नहीं होता है. द लॉज आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. सो यू हैव अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट, यू गेट अ लेवरेज. और अगर जैसे मैं कह रहा था पिछले कुछ दिनों में इंडिया ने क्या किया, दिस इन्वेस्टमेंट हैज हैपेंड. नंबर टू, यू हैव अलाउड चाइनीज टू हैव 10% इन्वेस्टमेंट. कोई भी कंपनी में 10% तक दे कैन एक्वायर एज पार्ट ऑफ एफडीआई. तो नेबरहुड का जो लैंड बॉर्डर एक पॉलिसी है कि जिसके साथ इंडिया का एक लैंड बॉर्डर है, हाउ मनी दैट दिस कंट्रीज कैन इन्वेस्ट अप टिल 10%. तो डायरेक्ट चाइना का नाम नहीं लिया जाता. अब इसमें कोई अगर सोचे नहीं पाकिस्तान इज ऑल्सो अलाउड, नो, पाकिस्तान इज नॉट अलाउड. पाकिस्तान के लिए अलग रेस्ट्रिक्शंस है. सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, चाइनीज देखिए लॉट ऑफ पीपल अगेन विल से अरे क्या हो रहा है, कुछ हमारे बाहर बैठे कुछ एक्सपर्ट्स है बोलते हैं कि वी हैव कॉम्प्रोमाइज. वो टिपिकल कॉम्प्रोमाइज हमेशा वर्ड आ जाता है. as it is you have huge trade with the Chinese. So if you allow 10%, if you allow 10% stake by the Chinese in your, मतलब maximum FDI they can put in a company is 10% या फिर ownership. उससे क्या होता है, again you have a leverage. What kind of leverage? 10% stake से Chinese cannot own the company and control the company. But 10% and 10% stake भी वो strategic sectors में, core sectors में नहीं होगा. There are sensitive sectors that are defined. उसमें नहीं होगा. It will be in elsewhere. तो अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर अगर आपके अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आप बनाना चाहते हो, यहाँ पे एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हो, या फिर सेमीकंडक्टर्स में, इफ दैट इन्वेस्टमेंट कम्स इट विल हेल्प यू एंड इट गिव्स यू अ लिवरेज. मैन्युफैक्चरिंग इज बीन पुट इन द फोकस कि आप अगर मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग में करोगे व्हिच इज मेक इन इंडिया and the majority of that stake of the company needs to be owned by resident Indians. सो टू दैट एक्सटेंट 10% इज सेंसिबल. एंड चाइनीज के लिए भी ये होता है कि यू जब इफ द चाइनीज हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट स्टेक इन द इंडियन इकोनॉमी, तो एक जो रवैया बहुत साल से इनका था एडवर्सरी का, वो धीरे धीरे थोड़ा कम होता है. पूरा कम नहीं होता, थोड़ा कम होता है. सो एज इट इज यू हैव ह्यूज ट्रेड विद द चाइनीज. एज इट इज अगर आप चाह रहे हो कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के तहत लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड कम हियर, और कुछ कुछ जगह पे वो आया है जैसे एप्पल ने लाया है. बट इफ यू वांट अ लार्जेस्ट पाई ऑफ द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, तो उसका जो नो हाउ है मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो मशीन्स की जरूरत होती है, some of them not all has to come from China. उसमें अभी you require a little more time to scale up, to develop everything on your own. So you get a leverage. Again, this is leverage. So this is all about leverages. Or some people might think, see, I mean, you were also mentioning yesterday an investment by the Reliance. इससे रिलायंस का जो टर्नओवर में enhancement होगा. And Reliance is not an American registered company. It will be it remains. हाँ, हो सकता है वहाँ पे कोई subsidiary वो सेटअप करेगा, but it gives you a huge leverage both with the Chinese and the Americans.
क्या इसका मतलब सारे चीज सॉर्ट आउट हो गया? नहीं, सॉर्ट आउट नहीं हुआ, बट दैट इज अ वे जनरली these things are played. See, let's one thing. यहाँ ना कोई somebody wrote very interestingly and very right. अमेरिका जो है 1929 की डिप्रेशन से उभर के आ गया ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. वॉर बेसिकली इज बिजनेस. वॉर में हर चीज का डिमांड बढ़ जाता है. योर स्टील एंड अदर कमोडिटीज का डिमांड बढ़ जाता है. You have a huge market for a lot of products that are manufactured during war. So unfortunately, wars are going to be there and for quite some time. जितना भी हम we believe that there should not be any war, but वो स्टेज आने में टाइम लगेगा where हर चीज जो है ना नेगोशिएशन से ही सब सॉर्ट आउट, वो नहीं होगा. Ideally, that is what we want, and that is what India aspires for. कि this is not an era of war, but जिस तरह के प्लेयर्स दुनिया में है, that will take quite some time to emerge. That is our end goal. But जब तक वो है, how do you deal with a situation like that? वो आइडियलिस्टिक मोरलिस्टिक स्टैंड, ये सही है वो गलत है, उसमें पढ़ना नहीं है. मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो लड़ाई जंगे हो रहा है ना मिडिल ईस्ट में, these are Abrahamic wars. You cannot stop them. This has been going on for the last 1000 2000 years. You cannot stop them. What will you do by taking a moral stand कि America is wrong? हम लोग बोल सकते हैं. The government will say कि भाई you should stop fighting. That is what the government is doing. But इसके बीच आपको क्या करना है? You have to maintain good relation with everyone. Some of the countries in the world which have become, जिसको हमारे यहाँ बहुत लोग जाते हैं ना स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाने, हनीमून मनाने. भाई स्विट्जरलैंड का पॉलिसी हमेशा था क्या कि आई विल बी एवरीबॉडीज बैंकर, मैं किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा. Now, if we decide that we will not be into these conflicts and we will not be anybody's crony either, हमें किसी का crony नहीं बनना है. अगर अमेरिका में ये $300 बिलियन या 150-200 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, that means you are actually purchasing leverage. You are not becoming a crony. कल भी अगर अमेरिका बोले कि ये करो, हम नहीं करेंगे. So these are transactions happening to secure your own self. Same with the Chinese. 10% stake. India is a huge market for the Chinese. आपको अगर कुछ लोगों को लगता है ना कि चाइना इंडिया को इग्नोर करता है, they can't afford. It's a huge market. तो 10% स्टेक से क्या होता है, बहुत सारे इशू सॉर्ट आउट हो जाता है. चाइनीज वुड वांट कि इसको 26% करो, but इंडिया विल नॉट डू दैट. बट नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स में 10% स्टेक, जिससे कोई आपका ओनरशिप नहीं जाता है टू द चाइनीज. कोई जिसको कहते हैं ना क्रीपिंग एक्विजिशन नहीं कर सकते वो लोग, कोई सडन टेक ओवर ऑफ अ कंपनी नहीं कर पाएगा. दैट 10% स्टेक इज फाइन. 10% लिमिट ही होना चाहिए, उसको नहीं बढ़ाना चाहिए. 10% इज फाइन. हो सकता है ये बिलो 10% भी बहुत जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे ही आके कोई 10% नहीं ले लेता. बट यू बाइंग लिवरेजेस, एंड आई थिंक सो व्हाट डज इंडिया गेन आउट ऑफ इट? So parallelly you are investing in American market जो already एक रेडीमेड मार्केट है, and it gives you a leverage. शायद इसी अच्छा ये व्हाट हैपेंस, ये जो ट्रम्प चिल्ला रहा था ना कि $500 बिलियन इंडिया विल इन्वेस्ट, चलो $300 बिलियन अगर यहीं पे आ रहा है, तो एक प्राइवेट कंपनी अपने पैसा उठा के वो इन्वेस्ट करेगा, बट दैट विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इन्वेस्टमेंट इन यूएस. एंड इन रेसिप्रोकेशन व्हाट हैपेंस, इन यूएस विल गिव access to a lot of things to your own market in America. ये benefit होता है for having these private sector companies. America will not treat it as a private investment. America will treat it as part of that $500 billion जो वो सोचते थे कि इंडिया will do. और ये जो पैसा रिलायंस इन्वेस्ट करेगा वो इंडिया का टैक्स पेयर का पैसा नहीं है. A lot of people will start thinking वो इंडिया का टैक्स पेयर का पैसा नहीं है, वो they will raise that money from the international markets. वो खुद के जेब से भी बहुत कम पैसा ही देगा. They'll raise the money. वो रिफाइन करेगा तेल वहां पे. They will set up their refinery. They will set up. Please understand, this is a unique thing. The Americans are looking for Reliance for a technical know-how that Reliance has, which America right now have literally erased. I would request people to read the history of जामनगर में जब बनाया गया था ना वो रिफाइनरी, ऑल ग्लोबल कंसल्टेंट्स एक्चुअली आस्क्ड, जो धीरूभाई अंबानी जी थे उस टाइम, उनको मना किया था कि मत करिए, बट द वे ही सेट इट अप,
and made it successful and a case study. That's something to read. जी, अगर आपको कुछ कहना था, but please बताइए. No, I mean the only thing I want to say is, see, one is you mentioned leverage. Let me just say this: it's not that they will not find another way to gain leverage. हाँ, वो कुछ ना कुछ बेवकूफी और करेंगे. तो अगर आपके पास एक लेवरेज आया, वो एक और करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इस पार इक्विटी रेशो है आपके और यूएस के बीच में, बहुत डिफरेंस है उसके अंदर. तो ही विल फाइंड अनदर वे टू लेवरेज यू आउट. मैंने सुना है कोई इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं लोग ऑन ट्रेड डेफिसिट्स एंड ऑल दैट नॉनसेंस. तो ये तो दिस विल कंटिन्यू. बट एट द एंड ऑफ इट, व्हाटएवर सेड एंड डन, आपको जैसे अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है कि यूएस से द गैस हैज बीन लेवरेज, गैस आ गया आपके पास, तो आपके पास ये वाली एक फ्रीडम रहेगी टू काइंड ऑफ पिक अप स्टफ दैट इज नीडेड in times of issues. So वो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसमें आएगा. there is no question about it. नहीं, मैं लिवरेज की जो बात कर रहा हूँ, द लिवरेज इज नॉट विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. मैं लिवरेज विद द वॉल स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ. दिस इन्वेस्टमेंट इज लिवरेज विद द वॉल स्ट्रीट. अल्टीमेटली यूएस के प्रेसिडेंट या उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो अल्टीमेटली किसकी बात सुनती है? जो बिजनेस लॉबीज होता है. Your leverage here is not with you are 100% right. कल ट्रम्प का जो एडवाइजर से कुछ और पैंतरेबाजी करेंगे, बट योर लिवरेज इज विद द वॉल स्ट्रीट. एंड सेकेंडली, अगर ये जो रिफाइन होता है ना, क्रूड ऑयल रिफाइनरिंग से भी इंडिया में जैसे 40% ऑफ इंडिया का जो एलपीजी प्रोडक्शन है, वो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के बाद वो लिक्विफाइड किया जाता है पेट्रोलियम गैस को. पेट्रोलियम को गैसिफिकेशन होता है. So वहां से you would sell to the American market. Some of the LPG you will ship to India. So you are actually becoming a critical player of the supply chain. और and you see what is the ये जो रशिया से परमिशन जो अमेरिका बोल रहा है, एक तो इंडिया वैसे ही खरीद रहा था 1 million barrel a day. Now ये परमिशन किस चीज का दिया है अमेरिका ने? अमेरिका ने परमिशन दिया कि रशिया का जो शैडो फ्लीट है, उसको शैडो फ्लीट कहा जाता है, वो शैडो फ्लीट जो अमेरिका या वेस्टर्न इंश्योरेंस कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उस शैडो फ्लीट को दे हैव लीगलाइज्ड इट्स यूज बाय द रशियंस टू डिलीवर ऑयल टू इंडिया. सो दे आर सेइंग कि आप ना डीप सी में जाके आप उसको शिपमेंट करवाओ, ट्रांसफर करवाओ. That means how does it benefit Russia? रशिया जो डिस्काउंटेड लेवल में प्राइस बेच रहा था ना तेल, बहुत हाई डिस्काउंट्स, अभी जो प्राइस ऑफ ऑयल इज गोइंग अप, इट बेनिफिट्स रशिया इमेंसली. सो द रशियंस आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट. द अमेरिकन्स तो बेनिफिट कर भी रहा है और नुकसान भी उनका हो रहा है. Indians are somewhere securing itself. Obviously, leverage में the Americans will find some or the other way leverage. लेकिन Indians are benefiting tremendously out of this कि आप कहाँ पे हो, जितने सारे ऑयल सप्लाई चेन का जो चोक पॉइंट से आप वहीं पे बैठे हो. व्हाट इज द चोक पॉइंट? कि अमेरिका के पास क्रूड ऑयल बहुत है, रिफाइनिंग कैपेसिटी लिमिटेड है. इवन दो उनके रिफाइनिंग जो कैपेसिटी ओवरऑल वो कम नहीं है, बट कंपेयर टू द क्वांटम ऑफ क्रूड ऑयल उनके पास है, उस हिसाब से कम है. और वो नया इन्वेस्टमेंट इन रिफाइनरी कभी हुआ ही नहीं फॉर द लास्ट 3-4 डिकेड्स. दैट इज वन चोक पॉइंट जहां पे आप बैठे हो. तो आप पैसा कैसे बनाते हो, आपका लिवरेज कैसे होता है? बाय सिटिंग इन द चोक पॉइंट्स. ईरान भी क्या कर रहा है? ईरान का लिवरेज ही है तो चोक पॉइंट में बैठा है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. सो आपका व्हाट इज वन ऑफ द चोक पॉइंट इन द सप्लाई चेन? रिफाइनिंग. आपके पास वो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, और इंडिया का जो रिफाइनिंग कैपेसिटी अभी अराउंड 260 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है. टारगेट है 310 तक ले जाने का बाय 2030. मतलब इंडिया इज द ओनली कंट्री जो क्रूड ऑयल बनाता नहीं है, मतलब उतना एक्सट्रैक्ट नहीं करता है, बट इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटीज ऑन द वर्ल्ड. उसके लिए अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू रिलायंस. इंडियन ऑयल का भी है, बट लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू रिलायंस. वो जो चेंज कर दिया कॉन्सेप्ट इन लोगों ने. एंड अल्टीमेटली इंडिया का जो टारगेट है, हाउ मच वी आर गोइंग टू हैव रिफाइनिंग कैपेसिटी इवेंचुअली, जब ये क्लाइमेट चेंज वाले बोल रहे हैं कि अरे सब रिन्यूएबल हो जाएगा. अच्छा, रिन्यूएबल हो जाएगा तो इंडिया 400 तक ले जाना चाहता है. इन द लॉन्ग रन का जो ऑब्जेक्टिव है 400 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम इन्वेस्टमेंट. सो ये जितने सारे क्लाइमेट वाले हैं, इनको बोलो कि भाई इंडिया थर्मल पावर प्लांट में इन्वेस्ट कर रहा है और रिफाइनरी में इन्वेस्ट कर रहा है. दोनों जगह बहुत बड़ा कैपेसिटी बिल्डअप हो रहा है. ये जो भी हो रहा है ना, ये एलपीजी वाला इशू, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? एक सीएनजी आपका नेचुरल गैस तो आता ही है,
बट एटलीस्ट 40% तो आप क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से ही एलपीजी बनाते हो। फिर उसके बाद जो बुटेन और प्रोपेन गैस जो इंडस्ट्रियल यूज होता है उसमें थोड़ा सा कटौती किया जा रहा है, दैट आर ऑल बीइंग कन्वर्टेड एलपीजी। अब जितने सारे हमारे विरोध ऑपोजिशन के कुछ लोग हैं जो आजकल फोटोग्राफ देके बोले कि इतना बड़ा कतार में देखो लाइन में लोग खड़े हैं, एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, फिर पता चला वो जो पिक्चर इस यूज किया जा रहा है वो 2011 का पिक्चर है। एंड दैट इज समथिंग द गवर्नमेंट मस्ट कम एंड रिबट rather than लिविंग इट कि नहीं सोशल मीडिया में जो चलता है चलता रहे, हमारा कुछ नहीं है, हम तो स्टेबल है। ऐसा करने से नहीं होगा। पीपल डोंट अंडरस्टैंड। जो फोटोग्राफ 2011 का कोई लाइन में नहीं है। आजकल लाइन में खड़े होकर कोई एलपीजी सिलेंडर नहीं लेते, वो मोबाइल से होता है। सो रियलिटी तो सरकार को भी कभी कभी बताना चाहिए ना कि झूठ फैला रहा है। एंड बाय द टाइम द प्रेस पीआईबी का फैक्ट चेकिंग होता है, दैट टाइम इट हैज गॉन वायरल। वायरल होने के बाद वो आते हैं फैक्ट चेकिंग करने के लिए पीआईबी। वो वेट करता है कि पहले वो वायरल हो जाने तो शायद। एंड दिस इज वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विद द ब्यूरोक्रेसी आई डू नॉट अंडरस्टैंड। You cannot have a 10 to 6 mentality when it comes to a PIB fact check. आपको कुछ वायरल करना होता है ना, रात के 8 बजे कर दो, सुबह जब बाबू ऑफिस आएगा तब उससे पहले वायरल हो जाएगा। फिर आके वो देखेगा, परमिशन लेगा, करते करते इट हैज गॉन वायरल। क्या फायदा होता है सरकार का इससे? सो एनीवेज दैट्स अनदर स्टोरी। द इशू इज दिस कि वेदर इट इज अ 10% स्टेक द चाइनीज को आप दे रहे हो, अमेरिका में जो आप कर रहे हो। अच्छा एक और चीज, लॉट ऑफ पीपल विल से कि हाँ क्या फायदा हुआ, देखो झुक गए। अरे भाई तुम्हारे जो $300 बिलियन का आईटी इंडस्ट्री है वो अमेरिका से ही चलता है। नाउ यू गेट एक्सेस, वो जो आपके ज्वेलरी सेक्टर, आपके टेक्सटाइल सेक्टर, आपके और भी बहुत सारे जो सेक्टर्स है, यू विल गेट एक्सेस टू देम। ये लोग डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी में पैंतरेबाजी बंद कर देंगे। ये जो पुश कर रहा था, इंडिया ने बोला कि नहीं देना है, दे विल स्टॉप आस्किंग फॉर इट। उनको क्या चाहिए $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट एट अ टाइम जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, जहां पे टेक्सास इज वेरी क्रिटिकल फॉर ट्रम्प। आप सोचिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इससे बाद कोई प्रॉब्लम अमेरिका से होगा नहीं, वो नहीं बोल रहा, बट इट गिव्स यू लिवरेज एंड यू विल सी। इसके बाद वैसे भी टोकेनिज्म अलग चीज होता है। अमेरिका टोकेनिज्म करता है कि जस्ट एंड टेल वी हैव टोल्ड इंडिया। वो अब इंडिया उसको धीरे धीरे काउंटर करता है, कभी करता नहीं है। दैट इज देयर पॉलिसी। आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बट इंडिया पूरा ले रहा था तेल, अब तो पूरा खुल खुल के लेगा। हो सकता है कल रशियन तेल इंडिया लेके अमेरिका के टेक्सास में रिफाइन करके अमेरिका को बेचे, ये भी हो सकता है। So this is how it is operating. This is a very complex situation going on. इसमें बाइनरी में देखना कि वो सही है, ये गलत है। आज जो ईरान ने 3 कंडीशंस रखे हैं ना कि उसको पूरा वो जंग खत्म करेगा, कि पूरा कंपनसेशन इनको देना है। दे शुड गेट ऑल कंपनसेशन, लेजिटिमेट राइट्स। अरे डैमेज की कंपनसेशन मांग रहा हो, अच्छी बात है, तो आपने जितने डैमेज किया है थ्रू हिजबुल्लाह, हाउदी, हमास, उसका कंपनसेशन कौन करवाएगा? I mean, these are extremist positions. Unconditional surrender, अच्छा, full compensation. Yeah, this दोनों ही is, ऐसे हैं, दोनों ही ऐसे है। they should bang into each other and you know. कोई अनकंडीशनल सरेंडर करता नहीं, कोई कॉम्पेंसेशन जंग के बाद देता नहीं। दिस इज हाउ इट इज। सो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस कैकोफोनी, व्हाट शुड यू डू? यू शुड कीप योर माइंड साउंड। जितना भी लोग बोलते रहे, बोलते हैं तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि बॉस मेरा ये एकदम कोल्ड ब्लडेड अप्रोच है। आई हैव टू सिक्योर माई ओन। और ऐसा नहीं कि हमें कोई स्विट्जरलैंड बनना है। अगर आपको आपके 150 करोड़ पॉपुलेशन का बेसिक एस्पिरेशन भी फुलफिल करना है, even for that you require to do these things, क्योंकि there is a dependence on external oil. So वो आपका एक दिन में जाएगा नहीं। How, what do? You increase your footprint somewhere जहां पे वो क्रूड ऑयल रिफाइन होगा, फिर आपको कोई बोल नहीं पाएगा कुछ। So you are buying leverage. That is how it is. और आपको अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, आपको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, कभी कभी आपको इन्वेस्ट बाहर करना भी पड़ेगा। अगर बाहर इन्वेस्ट करना है, सो वाह, दिस इज अ ग्रेट थिंग। अब इंडिया अगर कोई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करता, आई वुड हैव कॉल्ड दैट नॉट अ प्रूडेंट डिसीजन, क्योंकि अमेरिका में मैन्युफैक्चर करके आप ग्लोबली सेल नहीं कर सकते हो, प्राइस बहुत ज्यादा होता है। बट रिफाइनिंग क्रूड ऑयल इज समथिंग दैट विल मेक सेंस, क्योंकि दैट इज द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ अमेरिका, जिसमें इतना डिमांड है।
अब उसको वहां पे गैसोलीन बोलते हैं तो लोगों को लगता है गैस से चलता है, गैस नहीं, पेट्रोल को ही वहां गैस बोला जाता है। एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, you are actually buying time, you're actually ensuring that in the middle of all these challenges you secure your own future. So you have good relation, working relation with Iran also and good relation with Israel also. आपके जितने मिडिल ईस्ट के देश है किसी के साथ आपकी दुश्मनी नहीं है। अमेरिका के साथ जितना भी आप ऑन द फ्रंट देखोगे, at the business level there are a lot of things which keeps on happening, और वो होना चाहिए। चाइना के साथ आप वो रिश्ता ठीक ठाक कर रहे हो, क्योंकि कल को चाइना में भी आप वो ताइवान स्ट्रीट के बारे में आप जो बात कर रहे थे आपसे इसके पहले, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू क्लियर अप एंड द चाइनीज विल। सो आज क्या हो रहा है, द मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश है, दे वांट अ अल्टरनेट प्लेस टू पार्क देयर इन्वेस्टमेंट। जितना भी मैं एक चीज कल जैसे मैं बोल रहा था कि नेट सिक्योरिटी गारंटर तो ईरान बन गया है, दे डिसाइड व्हेन टू ड्रॉप अ ड्रोन। सो ये जो अबू धाबी या रियाद या बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स है वो रहेगा, बट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स दे विल लुक फॉर अ प्रेफर्ड अल्टरनेट प्लेस जो रिलेटिवली सिक्योर है। इंडिया सिक्योर सिर्फ इन चीजों से नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया सिक्योर ये भी इसके लिए भी है क्योंकि वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट करके गया था और न्यूक्लियर बॉम्ब बना के गया था, इसीलिए भी इंडिया सिक्योर है। वो रियलिटी हमें भूलना नहीं चाहिए, हम सिक्योर है बिकॉज वी हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब। एनीवेज, बैक टू यू। Yeah, I mean, this is going to be very, very, teda as a situation is going to be very, very teda to wiggle out of, and it's really funny when I'm seeing the reactions. क्या हो रहा है क्या नहीं है देखते हैं. This is going to be बोलते हैं ना, this is going to be something that will change the world. So let's wait and watch. Thank you Bhatikit bhai for that update. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families, and of course if you can to support the channel as well. QR code, PayPal is one of the options. Otherwise check out the description. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.